हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है उसका डिस्कशन कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों में जो पूछा गया है पीवाईक्यू जिसको कहा जाता है। लेकिन वास्तव में ये पीवाईक्यू नहीं है, क्योंकि पिछले जो हम लोग साइंस में जो फिजिक्स को किए हैं डिस्कशन या केमिस्ट्री का जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्य रूप से केवल पीवाईक्यू नहीं है। पीवाईक्यू का मतलब होता है कि केवल जो प्रश्न है उससे संबंधित आपको जानकारियाँ दी जाए, लेकिन हम लोग एक मूल रूप से एक सारांश जो से रिपीटेशन जो कहा जाता है, जैसे सिलेबस को दोहराना, वो वाला एक रूप से कार्य कर रहा है। और उसके तहत हम लोगों ने पूरा पॉलिटी भी कवर किया है, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देखे भी होंगे या जो लोग नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं। तो साइंस हम लोग कवर कर रहे हैं, और साइंस में हम लोगों के द्वारा जो है फिजिक्स कवर जो फिजिक्स है वो कवर किया जा चुका है। केमिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, इसके बाद से बायोलॉजी कवर करेंगे, पूरा साइंस भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो जो कि आपके जो पेपर होने वाले हैं बीपीएससी का, उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। हाँ, हूबहू प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन जो डिस्कशन किया जा रहा है, जो सिलेबस से संबंधित है, उससे प्रश्न फंसने की संभावना है, या वो आइडिया डेवलप रहेगा तो प्रश्न आप जो है कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता भी है कि अब बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी है, और ऑप्शन जो पहले 5 देता था अब क्या हो गया है, 4 हो गया है। तो अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और इन कम समयों में आपको कैसे यूटिलाइज करना है, तो यूटिलाइज करने के लिए अगर आपको रिपीटेशन करना है तो जितना जल्दी हो सके वो रिपीटेशन करने का एक मोड पहले से टाइम सेटअप कर लीजिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ सारी चीज़ें 3 दिनों में कवर करनी है, यह विषय 5 दिनों में कवर करना है, यह विषय 4 दिनों में कवर करना है। फिर एक बार कवर करने के बाद रिपीटेशन जब हो जाए तो सबको 2-3 दिन का टारगेट बनाइए कि एक मतलब 2-3 दिन में समाप्त हो जाए। फिर वैसे जब हो जाए तो एमसीक्यू और पीवाईक्यू पहले ले लीजिए, फिर एमसीक्यू लगाइए बस, और उसके बाद से जो है आप आगे की तरफ ये जो है कर सकते हैं ऐसे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे मिश्र धातु को, कि 2 या 2 से अधिक जो धातु होते हैं उनके मिलने से जो यौगिक बनता है उसे मुख्य रूप से मिश्र धातु कहा जाता है। ये हम लोगों ने देखा भी था, जैसे पीतल के बारे में हम लोग देखे थे। पीतल में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह जिंक और तांबे का मिश्रण होता है, जिसमें तांबा 80% होता है, जिंक 20% होता है, ये हम लोगों ने देखा था। स्टेनलेस स्टील के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। वैसे ही जितने भी मिश्र धातुएं होती हैं उनका हम लोगों ने अध्ययन किया, धातु के भी अध्ययन किए, तत्वों का भी, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। तो उससे संबंधित जो प्रश्न पीछे रह गए थे, जो ज़्यादा प्रश्न इसी से उठाता है एग्जाम में, तो उन प्रश्नों को हम आज डिस्कशन करेंगे जो पीछे रह गए थे, बाकी रह गए थे। बाकी ये सारी चीज़ें कंसेप्ट जो है ये हम लोगों ने पिछले क्लासों में क्लियर किया हुआ है, तो उससे संबंधित कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग केवल प्रश्न करेंगे। दूसरी चीज़, जिनका फाउंडेशन जो है सही नहीं है, मुख्य रूप से वो फाउंडेशन सही करने के लिए, या तो अब अभी से तो अगर पेपर अगर इसी वर्ष है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तब तो इतने कम दिनों में फाउंडेशन का कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है अगली बार के लिए, तो आप फाउंडेशन क्लियर कीजिए पहले, और फाउंडेशन क्लियर कीजिए मुख्य रूप से एनसीईआरटी को कवर कीजिए। एनसीईआरटी कवर जहाँ से भी सोर्स मिले, अगर अपने आप से हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं अपने आप से हो रहा है तो जहाँ से भी कवर हो जाए एनसीईआरटी कवर कीजिए। और साइंस के लिए तो एनसीईआरटी मोर देन एनफ है, मुख्य रूप से अगर बीपीएससी की बात किया जाए तो। और बीपीएससी में जो वेटेज होता है, जैसे साइंस की आप जानते हैं कितना ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, और एक हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री की भी वेटेज आप जानते हैं कितना ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री आपको मुख्य रूप से बिहार से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें, और विज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अगर आपको अचीव करना है उस एग्ज़ाम को। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। अपने पहला प्रश्न हमारा क्या है, 2023 में पूछा गया है बीपीएससी, जो टीचर वाला जो वैकेंसी आई थी उसमें बीपीएससी, चूँकि उसका भी अब बीपीएससी जो ही करा रहा है, बिहार पब्लिक सेवा जो आयोग है सर वही करा रहा है, तो वही उसी का प्रश्न है। देखिए मुख्य रूप से अभी उसमें 5 ऑप्शन था। तो क्या है, कह रहा है प्रश्न की निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो चलता है वह कितना चाल उसकी होती है, किसमें, निम्नतम अवस्था में। किस अवस्था में पूछ रहा है, अवस्था कैसा है, निम्नतम है। तो कम से कम जो अवस्था है, न्यूनतम जो अवस्था है, उस अवस्था में हाइड्रोजन जो परमाणु, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो परमाणु है उसका स्थान कहीं निश्चित नहीं है, वाली बात है, लेकिन धातु की श्रेणी में उसको रखा गया है। हाइड्रोजन एक गैस है,
तो गैसों में भी इसको रखा जाता है और ये धातु में भी, क्षारीय धातु वाला जो ग्रुप है उसमें भी रखता है, यानी फर्स्ट ये जिसको कहा जाता है उसमें भी रहता है। तो हाइड्रोजन, ऐसे तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। इसके समस्थानिक भी होते हैं, कितने समस्थानिक होते हैं, तो मुख्यतः इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, आपका 1H2 और 1H3। तो 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके, किसके, हाइड्रोजन के। अब समस्थानिक होते हैं तो मुख्य रूप से इसका क्या नाम है, ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। तो ये जो तीसरा है ना वो रेडियो एक्टिव होता है, ये भारी जल होता है, इस समान हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की क्लास में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन जो होती है उसकी चाल कितनी होती है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो कार्बन परमाणु के 137वां भाग, C/137 होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नतम अवस्था में आप देख सकते हैं चूंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। वही कार्बन की बात किया जाए तो क्या है, 6 होता है। ठीक है, तो परमाणु हाइड्रोजन का होता है 1, और कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है, C/137, यानी प्रकाश की चाल, C का मतलब होता है प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल का 137वां भाग जो चाल होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम कक्षा की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलिए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, अगला प्रश्न है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। कह रहा है कि हाइड्रोजन को अगर जलाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, या क्या बनता है, प्रोडक्ट रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। देखिए, किसी चीज़ को जलाने के लिए, अगर किसी चीज़ को जलाना है तो मुख्य रूप से जलाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। यानी जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो चीज़ जलेगा नहीं, यानी दहन करने के लिए आपको ऑक्सीजन की मतलब उपस्थिति चाहिए। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा साइंस में कि जैसे एक मोमबत्ती लीजिए या 2 कैंडल लीजिए मोमबत्ती का, और मोमबत्ती को जलाइए, और जलाने के बाद एक मोमबत्ती को आप ढक दीजिए गिलास से और एक मोमबत्ती को ना ढकिए। कौन वाला मोमबत्ती जो है जलता रहेगा, जो नहीं ढका हुआ है वो जलता रहेगा, लेकिन जो ढक दिया गया है वो नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी के कारण बुझ जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग का खुरपाती दिमाग होगा, वो कहेंगे हाँ मैं गिलास से तो ढक दिया, लेकिन वो गिलास जो था स्टील का था, लेकिन चारों तरफ से उसमें छिद्र था, ऊपर नीचे सब जगह, और तब मैंने देखा कि हाँ जल रहा था। तो उस समय तो जलेगा भाई, क्यों, क्योंकि जो छिद्र है उसके द्वारा तो ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचेगी ही ना, तो जब ऑक्सीजन पहुँचेगी तो लाजमी है कि जलेगा। तो उसकी बात नहीं की जा रही है, यानी सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किसी वस्तु का, किसी चीज का दहन हो सकता है, अन्यथा दहन नहीं होता है। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से, हाइड्रोजन का क्या होता है, H, और मुख्य रूप से जलाना का मतलब ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन होगा तो कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाया जाए, तो जलाया जाए मतलब हाइड्रोजन है, उसको जलाया जाएगा मतलब ऑक्सीजन होगा, तभी जल रहा है। अब बताइए आपकी क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, HO2 है, मतलब H2O बन सकता है, लेकिन अभी ये संतुलित नहीं है अभिक्रिया, ऑक्सीजन 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, तो 2 लगाऊंगा, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। और हाइड्रोजन के लिए क्या यहाँ पे लगाऊंगा, तो हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे लगा दूंगा 4, लेकिन वास्तव में ऐसे होता नहीं है। वास्तव में ऐसा यहाँ पे 2 होता है, और मुख्य रूप से यहाँ पे कितना लगाया जाता है, 2 और 2, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो आपका पहले से ही हाइड्रोजन 2 था, लेकिन ऑक्सीजन कितना होता है, यहाँ पे 2 था, तो इसके लिए 2 लगाया दिया गया, तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, 2 लगाया जाएगा। तो आप प्रोडक्ट में देखिए क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो क्या बन रहा है, जल बन रहा है, जल यानी पानी। तो जब हाइड्रोजन का दहन होता है तो क्या बनता है, जल बनता है। अच्छा, पृथ्वी जब बन रही थी, जिस समय ठंडा हो रही थी, बारिश होना शुरू हुआ था, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, वहाँ पर भी यही प्रोसेस चल रही थी ना, हाइड्रोजन था, ठीक है, और ऑक्सीजन से जब अपक्रिया करता था, दहन होती थी, तो क्या बन जाता था, जल बन जाता था। वही बारिश के रूप में, संग्रहण के रूप में पृथ्वी पर गिरता था, तब धीरे धीरे जो हमारी पृथ्वी है वो क्या हुई, ठंडा हुई, और ठंडा होने के बाद तब रहने लायक मतलब हुई है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा भी होगा, जियोग्राफी में आप लोग देखे होंगे। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये रिएक्शन है, ये हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, पानी बनता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक तत्व यक्स। अब यहाँ पे यक्स कोई तत्व नहीं है, यक्स कोई भी
ABCD कोई भी तत्व आप लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह पर सोडियम मैग्नीशियम कोई भी तत्व ले लीजिए। लेकिन जो कह रहा है उसका कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कंडीशन क्या कह रहा है कि एक यक्ष है जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे सोडियम में हम लोग पढ़े थे कभी ना कभी, मैं बताया था कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 होता है। और नील्स बोर के सिद्धांत के अनुसार अगर KLMN 4 कोष होता है, ऑर्बिट होता है ना, इन 4 ऑर्बिट में इसको फैलाया या विस्तार किया जाए तो 2 8 1, इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 4 5 6 7 8, तीसरे वाले ऑर्बिट में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो यही सबसे बाह्य वाले में कितना है? 1 है। इसलिए सोडियम पर कितना चार्ज पाया जाता है? +1 चार्ज पाया जाता है। आ रहा समझ में? अब इसका डिमांड जो है वो मुझे समझ में आ गया। क्या कह रहा है? कोई यक्ष नामक क्या है, कोई कैपिटल यक्ष नामक तत्व है और बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे +1 हो गया। अब कोई बाह्यतम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। इसका मतलब इस पे कितना चार्ज होगा? +4 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? यानी आवेश कितना होगा इस पे, इस तत्व पे? जो तत्व दिया हुआ है यक्ष के रूप में उस पे चार्ज कितना होगा? +4 +4 होगा। ठीक है, ये पता हो गया हमको क्योंकि इसकी संयोजकता पता हो गई। ठीक है, इसलिए अब कह रहा है हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक का सूत्र क्या होगा। अब हाइड्रोजन के साथ इसको लगाना है तो कैसा यौगिक बनेगा? हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव का भी व्यवहार करता है, नेगेटिव का भी व्यवहार करता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव तो है तो निगेटिव मिलेगा तब तो कंपाउंड बनेगा, तब तो यौगिक बनेगा। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव का तो व्यवहार करेगा नहीं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ निगेटिव का व्यवहार करता है। तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा? -1 चार्ज होगा। अब -1 चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, क्या कभी संतुलित है? यानी इसके आवेश क्या संतुलित है? नहीं है। तो इसके आवेश जब संतुलित नहीं है तो इनके आवेशों को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। क्योंकि आवेश जब तक संतुलित नहीं होंगे तब तक ये तत्व दोनों मिलकर कंपाउंड बनाएंगे नहीं, तब तक यौगिक बनेगा नहीं। तो संतुलित कब होगा? यहाँ पे +4 है, अगर यहाँ पे मैं 4 लगा दूं तो क्या हो जाएगा? x और h के पावर 4 एकने, अब माइनस भी क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे प्लस भी कितना था? 4 था। अब एक दूसरे को सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। तो कवर कर लेंगे कब कवर किए? जब 4 लगा। यानी इस यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? XH के पावर XH4 क्या हो गया? XH4। तो देखिए कहीं ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है XH4, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये नहीं, ये ऑप्शन सही होगा XH4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? XH4। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया। देखिए 45वें BPSC में पूछा गया प्री में। तो इस तरह के प्रश्न जो है संभावना है पूछे जाए। तो इसको इसका कंसेप्ट मैंने मोटा मोटा बता दिया कि कैसे इसको कवर करेंगे, कैसे इसको सही करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए आगे चला जाए। तो आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? भारी पानी वह पानी है, भारी पानी। अब भारी पानी के पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। भारी पानी का सूत्र क्या है? भारी पानी का सूत्र है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी पानी को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। मैंने अभी बताया है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3, 3 समस्थानिक होता है। तो इसमें से जो सेकेंड वाला समस्थानिक होता है ना, जो कैपिटल D है, ड्यूटेरियम, यही भारी जल, ऑक्सीजन से जब मिलता है तो भारी जल बनाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भारी जल, भारी पानी वह पानी होता है। तो भारी पानी का पहले सूत्र तो हो गया पता, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है। ठीक है, तो कौन सा पानी होता है? ऑप्शन आप देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है, ये तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, यानी इसमें कह रहा है कि कैल्शियम का और पोटेशियम का लवण अविलेय होता है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। और चौथा कह रहा है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान आइसोटोप। देखिए इसमें ये क्या आइसोटोप माने होता है समस्थानिक। मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। क्या ऑक्सीजन का ये जो है भारी पानी यानी भारी जल, उसमें ऑक्सीजन परिवर्तित हो रहा है क्या? नहीं, वो तो वही है, वो के रूप में ही है। क्या परिवर्तित हो रहा है? यहाँ पे H होना चाहिए लेकिन H की जगह पर क्या हो जा रहा है? D हो जा रहा है। तो किसके समस्थानिक बदल रहे हैं? हाइड्रोजन के कि ऑक्सीजन के?
हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक बदल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, अर्थात हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप, किसका आइसोटोप, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है जिसका नाम ड्यूटेरियम है, ठीक है, सेकेंड जो है समस्थानिक हाइड्रोजन का, वह इसका H का स्थान यह D ले लेता है, इसीलिए क्या बन जाता है, भारी जल बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, सी। अब आप कुछ लोग कह रहे हैं कि डी होगा, डी कैसे होगा भाई, इसमें कह रहा है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप लगता है, ऑक्सीजन का स्थान कहाँ कोई लिया है, ऑक्सीजन तो वैसे ही है, यहाँ पे तो H2O होना चाहिए, लेकिन H के जगह पर क्या हो गया, D2O हो गया। तो कौन लिया है, यह डी लिया है ना, हाइड्रोजन का स्थान, यानी वो डी क्या है, हाइड्रोजन का ही तो वो समस्थानिक है, ठीक है, आ रहा समझ में ना। तो ए ऑप्शन सही, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक। तो अगला प्रश्न देखिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, कह रहा है वायुमंडल जो हवा है उसमें किस गैस की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक है। तो वायुमंडल, हवा मतलब वायुमंडल, तो इसको तो आपको पता ही होगा, ये तो बिल्कुल पता होगा, बहुत पहले का प्रश्न भी है, ये पूछा भी नहीं जा सकता है, लेकिन मोटा मोटा याद हो सकता है। नाइट्रोजन कितना है, 78% लगभग, ऑक्सीजन लगभग 21% है, ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03 से 0.04% के आसपास है ना। तो ये कह रहा है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, कौन ऐसी गैस है जिसकी मात्रा हवा में सबसे अधिक सर्वाधिक होती है, कौन गैस है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। कितना होता है, 78% होता है, ये तो पता है, ये तो आसान प्रश्न था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पृथ्वी के वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है, वही सेम वही प्रश्न है, केवल इसका जो है भाषा बदल दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है पृथ्वी के वातावरण में, यानी पृथ्वी के जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए 65वीं में पूछा है, 2020 में पूछा है, जो री एग्जाम हुआ था 2020 में 65वीं वाले में। तो यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल प्रश्न है, फिर भी पूछा गया। देखिए, तो वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में अगर पूछा जाए, अच्छा अगर ऐसे दूसरे तरह से प्रश्न अगर इसमें पूछे कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पे, अगर दूसरे तरह से पूछे कि भू प्रॉपर्टी जो है उस पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, या सॉरी कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, वातावरण में, यानी वायुमंडल की बात कर रहा है, तो वायुमंडल की बात कर रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो प्रचुर मात्रा में आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, कितना, 78%, ठीक है। कितना परसेंट पाया जाता है, 78%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% के आसपास जाता है, हाइड्रोजन या और अन्य गैसें जो 1% पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में पूछ रहा था, तो क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न कह रहा है वाटर गैस जो होता है वह किसका मिश्रण होता है, मुख्यतः जो वाटर गैस होता है वह किसका मिश्रण होता है। तो इसकी बात पूछ रहा है कि वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। तो वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, इसको जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, वाटर गैस बनता है। तो इसको याद रखिएगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है इन्हीं का मिश्रण होता है वाटर गैस। इसका ऊष्मीय मान थोड़ा याद रखिएगा, 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, एल्कोहल हो गया, इसके निर्माण में अपचायक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वाटर गैस का प्रयोग किया जाता है। वाटर गैस बना किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रोमीन क्या है। देखिए इस प्रश्न पे जाने से पहले मैं बता दूं कि ब्रोमीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर बात किया जाए, जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में केवल 2 तत्व, अगर धातु और अधातु ऐसे क्लासिफिकेशन करके पूछे तब तो अलग अलग मतलब उत्तर तब अलग होगा, मैं अभी बताऊंगा कैसे। लेकिन अगर ऐसे ऑन द होल पे पूछे कि पूरे जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में कितने तत्व जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो 2 ही तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। कौन कौन, एक है आपका कौन, मरकरी जिसको पारा कहा जाता है, Hg जिसका नाम है, जिसका सूत्र क्या होता है Hg, और एक होता है Br, बिहार नहीं Br, ब्रोमीन। ये 2 तत्व ऐसे तत्व हैं जो मुख्य रूप से द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर पूरे तत्वों की बात पूछे ऑन द होल पे तो कितने तत्व हैं, 2 तत्व, कौन कौन, मरकरी या पारा
और एक है ब्रोमीन। ठीक है, सही बात है। लेकिन ऐसे पूछ दे कि जितने धातुएं हैं उन धातुओं में कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा धातु है, यही है Hg, पारा, मरकरी। और वही दूसरी तरह से प्रश्न अगर पूछ दे कि कौन ऐसा अधातु है, नॉन मेटल है, जो मुख्य रूप से द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो कौन है, ब्रोमीन है। नॉन मेटल मतलब अधातु, मतलब क्या, अधातु। तो कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। और कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, दैट इज क्या होगा, मरकरी, Hg। ठीक है, अब आइए प्रश्न पे। ब्रोमीन होती है, क्या होती है, रंगहीन गैस होती है, भूरी ठोस होती है, लाल द्रव होती है, क्या होता है, आप बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। तो ब्रोमीन कैसे दिखने में लगती है, लाल दिखने में लगती है। तो एक ऐसी द्रव है, लाल द्रव है। ब्रोमीन कैसा है, लाल द्रव है, तो द्रव रूप में पाया ही जाता है। देखिए ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत लग रहा था, क्योंकि गैस, ठोस, गैस में तो पाया नहीं जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, यही ऑप्शन होगा सही। ठीक है, तो ब्रोमीन का कौन सा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक और चीज देख लीजिए कि ब्रोमीन का अगर परमाणु क्रमांक आपसे पूछे तो याद रखिएगा 35 इसका परमाणु क्रमांक है। और कमरे के ताप पर देखा जाए तो द्रव अवस्था में ही ये रहता है, मैंने बताया ही है। और यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है, जल में जल्दी से घुलता नहीं है और जलाया नहीं जा सकता है इसको। और वर्ग में देखा जाए पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में 17वें वर्ग का ये सदस्य हैलोजन परिवार से आता है। अच्छा, हैलोजन परिवार में और कौन कौन आता है, तो क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन आता है, आयोडीन आता है, ये सब हैलोजन परिवार के तत्व है, हैलोजन फैमिली के तत्व है। ठीक है, आया समझ में। हाँ, हैलोजन फैमिली के तत्व कौन कौन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, पूछा जा सकता है। जो कृत्रिम वर्षा होती है ना, उस कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये तैरने के तालाब में तैरने से, ये क्या है, कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ये तैरने का तालाब क्या होता है इसमें तो मिस्टेक है लग रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसको आगे कर लीजिए, थोड़ा सा ही मिसप्रिंट है, प्रश्न में ही मिसप्रिंट है, तो इसको आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कह रहा है कि कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, उस कांच की बोतल से ही अभिक्रिया कर लेता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का सूत्र होता है H2F। क्या होता है, H2F होता है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है उसको कांच की बोतल में नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वह जिस बोतल में रखा जाता है, जिस बोतल में इसको रखा जाता है उसी से वह अभिक्रिया कर लेता है मुख्य रूप से, और अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको मुख्य रूप से बोतल में नहीं रखा जाता है। अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। तो कांच में जो, चूंकि कांच किसे बना, कांच में सिलिकॉन भी होता है, तो उसके सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड को, अच्छा ये क्लोराइड नहीं है, फ्लोराइड है, और एक होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl होता है, जो आमाशय में, स्टमक में पाया जाता है HCl। ठीक है ना, अम्लीयता। ठीक, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है वो कांच में नहीं रखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल क्रियाशील यौगिक होता है, और कांच की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसे क्या कर लेता है, प्रतिक्रिया कर लेगा। प्रतिक्रिया करेगा तो बोतल में क्या हो जाएगा, विस्फोट भी हो सकता है, इसलिए इसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अणु का आकार कौन सा होगा, किस तरह का सल्फर हेक्सा क्लोराइड के अणु होते हैं, कौन सा आकार होता है, त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, अष्टफलकीय होता है, समतलीय होता है, या चतुष्फलकीय होता है। तो कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्सा का मतलब 6 होता है, 6 फ्लोराइड। तो इसका आकार कैसा होता है, अणु का आकार
अष्टफलकी होता है। तो जो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है उसको याद रखिएगा, SF6 होता है मुख्य रूप से। तो आकार कैसा होता है, अष्टफलकी होता है, मैंने बताया है। हाथ से गैस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो आपको तो ये पता होगा, ये आपको पता होगा। बताइए हाथ से गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, नाइट्रोजन परऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। किसे कहा जाता है हाथ से रस, सॉरी हाथ से गैस? हाथ से गैस लाफिंग गैस जिसको कहा जाता है। तो लाफिंग गैस कौन होता है बताइए, बताइए लाफिंग गैस कौन होता है इसमें से? तो लाफिंग गैस कौन होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है। छोड़ने, हाँ हंसी ज़्यादा आने लगती है और ऐसा एक स्थिति होती है कि हंसते हंसते व्यक्ति की डेथ भी हो जाएगी। ठीक है, तो लाफिंग गैस इसको कहा जाता है, किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो जब भी सूंघा जाता है तो हंसी आती है। अब डॉक्टर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है लाफिंग गैस का? एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है? अभी हम लोग देखे हैं किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, अभी हम लोग देखे हैं। ठीक, वही प्रश्न का उत्तर। ठीक, आगे चलिए। अगला प्रश्न है किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? यानी कौन ऐसा गैस है जो वायुमंडल में प्रदूषण करता है? मुख्य रूप से ये पूछ रहा है हमसे। तो कौन ऐसा गैस है जो वायुमंडल में प्रदूषण करता है? देखिए, एक तो CFC है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज्यादा, तो ये तो प्रश्न में है ही नहीं, लेकिन और भी एक चीज है जो सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल को प्रदूषित करता है। अब वो कौन है? इसी में से है। क्या ऑक्सीजन प्रदूषित करता है? नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं करता है। आर्गन, आर्गन का सूत्र क्या होता है? एयर। ये करता है? ये भी नहीं करता है। ऑक्सीजन भी नहीं करता है। तो कौन ऑप्शन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। जो कल कारखाने से निकलने वाले धुएं होते हैं, या ये सारी चीज जितने भी पॉल्यूशंस बढ़ रही हैं, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा वेटेज है उसमें। ठीक है, CFC का भी, हाँ बिल्कुल। तो वायुमंडलीय प्रदूषक किसे माना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को, वायुमंडल को प्रदूषित करने वाला है। ठीक है, तो मैंने बताया है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक हैं। तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड की जगह पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा, अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे ना लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये क्या कहलाता है? लाफिंग गैस। अभी हम लोग देख रहे थे लाफिंग गैस, उसी का सूत्र है। ठीक है, और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये प्रदूषक है, पॉल्यूटेड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी पॉल्यूटेड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी पॉल्यूशन को फैलाता है वायुमंडल में। तो इसको भी याद रखिएगा साथ में। अगला प्रश्न क्या है? नोबल गैस कौन नहीं है? तो इसमें से जितने भी लगभग ऐसी गैस है, जैसे हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में जो गैसें होती हैं जिनको रखा गया है, जिनको अक्री गैस कहा जाता है। अक्री गैस ऐसी गैसें होती हैं जो मुख्य रूप से जिनका अष्टक क्या होता है? पूरा होता है। जिनका अष्टक क्या होता है? पूरा होता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? यानी बाह्य कोश का अष्टक जो है पूरा होता है, उन्हें कहा जाता है अक्री गैस। तो कुछ ऐसी गैसें थी जो प्राकृतिक थी, और कुछ ऐसी गैसें जो है खोज हुई जो मुख्य रूप से कृत्रिम थी। तो वही इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा, कौन सा नोबल गैस नहीं है? हीलियम नोबल गैस है, नियान भी नोबल गैस है, आर्गन भी नोबल गैस है, रेडान नोबल गैस नहीं है, लेकिन अक्री गैस तो जरूर है। ये ध्यान रखिएगा, रेडान अक्री गैस है लेकिन नोबल गैस नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कृत्रिम है, कृत्रिम खोज, कृत्रिम बनाएगा मॉर्डन क्यूरी के द्वारा। किसके द्वारा? मॉर्डन क्यूरी के द्वारा। तो ये इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा इसका। तो क्योंकि अन्य अक्री गैसों में हीलियम देखिए, नियान है, ये सारी चीज़ें, आर्गन है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अम्ल और क्षार से संबंधित प्रश्न आगे देखिए। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस, अच्छा पीएच के बारे में पहले से थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए पीएच क्या होता है? पीएच, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की सांद्रता, किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, वही क्या कहलाता है? उसका पीएच कहलाता है, पीएच वैल्यू कहलाता है। अब इसमें होती क्या है,
इसका मान जो है 7 से 2 भागों में डिवाइड होता है, एक 0 एक 14। यानी जो पीएच पैमाना होता है ना वो 0 से 14 तक होता है, और 0 से 14 तक ये 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में बटा होता है। 0 से 7 वाला जो पार्ट होता है वो होता है अम्ल का। किसका होता है? अम्ल का। और 7 से 14 वाला जो होता है वो किसका होता है? क्षार का। किसका होता है? क्षार का। तो 0 से 7 वाला जो है वो अम्ल का है, और 7 से 14 वाला है किसका है? क्षार का है। अब देखिए 7 किसका है? तो 7 जो होता है उदासीन का होता है, उदासीन को बताता है। जैसे जल, तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि जल क्या होता है? मुख्य रूप से उदासीन होता है, यानी रंगहीन भी होता है और गंधहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है। इसलिए जल ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, इसलिए जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। लेकिन वही अगर अम्लों की बात की जाए तो जितना पीएच कम होगा 7 से कम, जैसे मान लीजिए एक का पीएच दिया है 2.5 और एक कोई विलयन है उसका पीएच मान दिया है आपका 4.6, तो सबसे ज्यादा अम्ली कौन होगा? यह होगा, यह थोड़ा कम अम्ली होगा। ठीक है, तो ज्यादा अम्ली वह होता है जिसका पीएच मान जितना ही कम होता है। अब क्षारी में सबसे ज्यादा क्षारी कौन है? जिसका पीएच मान 14 होता होगा। तो 14 पीएच मान किसका होता है? तो पीएच मान 14 होता है NaOH का। NaOH मीन्स कास्टिक सोडा। NaOH का मतलब कास्टिक सोडा। तो सबसे ज्यादा पीएच मान किसका होता है? कास्टिक सोडा का होता है। वैसे ही मतलब सबसे ज्यादा क्षारी है। वैसे ही आप देखे होंगे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH का 2, इसका कितना होता है पीएच? इसका पीएच होता है 10, जिसको इस मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसके नाम से भी जाना जाता है इस मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को। तो पीएच कितना होता है? इसकी पीएच वैल्यू 10 होती है। हमसे क्या पूछा है कि पीएच मान 7 किसका होगा? तो मैंने अभी बताया पीएच मान 7 उसका होगा जो उदासीन होगा, जल का। मैंने आंसर ही बता दिया है। तो किसका होगा? शुद्ध पानी का। किसका होगा? शुद्ध पानी का। अगर अम्लीय विलयन का पूछा होता तो 7 से कम होता, 0 के आसपास। क्षारीय विलयन का पूछा होता तो 7 से अधिक होता, 14 तक होता। उदासीन का अगर पूछा तो क्या होगा? वही 7 हो जाएगा। ठीक है, और शुद्ध पानी का भी कितना होता है? 7 होता है। तो ये याद रखिएगा मुख्य रूप से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मुख्य रूप से कौन कौन सही है? एक ए सही है, एक बी सही है, क्योंकि उदासीन का भी 7 होगा और शुद्ध पानी का भी 7 होगा, दोनों का 7 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ई सही हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके सही हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि 7 से अधिक होगा, 7 से जो अधिक होगा 14 तक तो क्या होगा? क्षारी होगा। तो कौन सा विलयन होगा? वो क्षारी होगा विलयन। ये तो सीधी सी बात है। कौन सा विलयन होगा? क्षारी विलयन होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पानी का पीएच मान क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा भी है, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था 66वीं पीएससी के द्वारा। पानी का पीएच, पानी क्या है? उदासीन है, तो उसका पीएच कितना होगा? उसका पीएच होगा 7। ठीक है, उसका पीएच कितना होगा? 7। जो भी उदासीन विलयन होता है उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। और जो क्षारी होता है उसका कितना होता है? 7 से अधिक 14 तक होता है। और जो अम्लीय होता है उसका कितना होता है? 7 से कम होता है, 0 तक होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, एक घोल पीएच 3 से 6 बदलता है। कह रहा है कि पी एक घोल है, एक विलयन है, उसका पीएच 3 है, अब 3 से बदल के 6 हो गया पीएच। तो 6 पीएच हो गया, इसका मतलब अम्लीयता धीरे धीरे उसमें क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कह रहा है H+ आयन की सांद्रता उसमें क्या होगी? यानी हाइड्रोजन आयन की पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की जो सांद्रता है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, 3 गुना घट जाएगी, क्या होगी? ये आपको बताना है। तो बताइए, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है। तो क्या हो जाता है? 1000 गुना कम हो जाएगी, अम्लीयता कम हो जाएगी। मैं बताया था कि 7 है, यहाँ 14 है, ये 0 है, तो जितना ही ये आगे बढ़ेगा 7 की ओर अम्लीयता कम होती जाएगी। 7 से जितना ही दूर जाएगा अम्लीयता ज़्यादा होती जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। इसका देख सकते हैं सॉल्यूशन। पीएच 2 में से पीएच में 6 में से 3 गया तो ये 3 हो जाएगा, और लॉगरिथम मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में जो लोग लॉगरिथम पढ़े होंगे वो निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? कह रहा है कि तीसरा समूह और चौथा समूह, तो तीसरा समूह और चौथा समूह
ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। ठीक है, तीसरा समूह का मतलब पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। तो इसमें सामान्य गुणधर्म क्या होता है, तो सामान्य क्वालिटी इसकी क्या होती है कि बेसिक और एसिडिटिक होती है। कैसी होती है, बेसिक और एसिडिटिक होती है, दोनों होती है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसका तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो तीसरे चौथे में जो ऑक्साइड का सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, बेसिक यानी क्षारीय होता है, और एसिडिटिक मतलब अम्लीय होता है। ठीक ना, जैसे आपको पता भी होगा कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए में जो रखे गए तत्व है वो क्या है, क्षारीय धातु है। ठीक उस तरह से तो अफवाह का नियम की तरह जो हम लोग बताए थे इसका विन्यास करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक वैसे ही निकल के ये आएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। किस पदार्थ को किसी एक अन्य गर्म के साथ गर्म करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें जो ऑप्शन है उसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो इसको किसी अन्य पदार्थ से गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है। तो ये तो केमिकल रिएक्शन पूछा है, अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, अम्ल बन जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है, NaCl होता है। तो सोडियम क्लोराइड को किसी अन्य पदार्थ के साथ जैसे ही गर्म करते हैं तो क्या होता है, अम्ल बनाता है, तो अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड से बच जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करते हैं कर नमक और पानी बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि जैसे कुछ धातुओं का आप नाम सुने होंगे वो केवल अम्ल से ही अपक्रिया कर सकते हैं, क्षार से अपक्रिया नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी धातु हैं जो केवल क्षार से अपक्रिया कर सकते हैं, अम्ल से अपक्रिया नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे धातु जो अम्ल से भी अपक्रिया कर ले और क्षार से भी अपक्रिया कर ले और अपक्रिया करके हर हाल में नमक और पानी बनाए, यानी ऐसे धातु जो अम्ल से भी अपक्रिया कर सकता हो, जो क्षार से भी अपक्रिया कर सकता हो और प्रोडक्ट सेम बनाए, यानी साल्ट एंड वाटर बनाए, लवण और जल बनाए, तो उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी अपक्रिया कहा जाता है। और उससे बनने वाले जो ऑक्साइड होते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किससे ऐसा हो सकता है कि उसको मिलाने पर लवण भी बन जाए और मुख्य रूप से वाटर भी रिमूव हो जाए। तो कौन सा अपक्रिया होगी इसमें, बताइए कौन सी अपक्रिया है। तो वो कौन सा तत्व है, यह है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। यह मुख्य रूप से क्या करते हैं, या उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में ये काम करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह इनका यूज किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन 2 सही हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है मुख्य रूप से अगर आप क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो ये ऐसे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो अम्ल से भी अपक्रिया कर सकते हैं, क्षार से भी अपक्रिया कर सकते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहा जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, वही अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं। कोई भी अम्ल ले लीजिए, थोड़ा सा रिएक्शन हम लोग देख लें कि कौन ऐसा, मतलब कोई भी अम्ल पर अगर हम रिएक्शन दिखा रहे हैं कि क्या कौन सा गैस मुक्त होता है। जैसे मैं ले रहा हूं, मान लीजिए कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और कह रहा है कि धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करना है, तो अपक्रिया करा दे रहा हूं सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3। ठीक है, धावन सोडा है मुख्य रूप से, इसे अपक्रिया में करा रहा हूं। अब ये क्या बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बना सकता है, एक तो NaCl बना सकता है मुख्य रूप से। ठीक है, NaCl बना सकता है। एक क्या बना सकता है, NaCl तो बना लेगा, फिर एक Na बचेगा, तो ये मुख्य रूप से बच क्या रहा है, हाइड्रोजन मुख्य रूप से बच क्या रहा है इस अपक्रिया में। तो इस अपक्रिया में बचता है आपका हाइड्रोजन, और कौन बचेगा, हाइड्रोजन जाके इसमें किसके साथ अपक्रिया कर लेगा, कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या क्या इसमें, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी मुख्य रूप से जो बचेगा वो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी एक चीज एक क्लास 10 की एनसीईआरटी से दिया हुआ है कि अगर कोई अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है, तो वह गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर कोई भी अम्ल धातु के कार्बोनेट से अपक्रिया करेगा तो सीधे सीधे गैस जो निकलेगी वह कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
तो एक रूल ही होता है कि धातु का अगर कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करते हैं तो सीधे सीधे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है मुख्य रूप से। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा कि आपको 3 परख नली दी गई है। ठीक है, 3 परख नली दी गई है, मान लीजिए 3 परख नली आपको दी गई है। ठीक है, कह रहा है उसमें से एक आसुत जल है, अन्य 2 में से एक अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारी। मान लीजिए इसमें एसिड है, अम्ल है, इसमें बेस है, क्षार है, और इसमें आसुत जल है, आसुत जल है। कह रहा है इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। क्या कह रहा है, लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो देखिए किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को जांच करने के लिए एक पेपर आता है, पेपर माने कागज, जो जिसका नाम है लिटमस पत्र। क्या नाम है, लिटमस पेपर या लिटमस पत्र। यह लाइकेन नामक पौधा जो है उसी से बनता है, और यह लिटमस पेपर में यह गुण पाई जाती है कि एसिड और बेस की क्षार मतलब क्षार और अम्ल के यह कैसे कर सकता है, तो मुख्य रूप से करता है कैसे, अम्ल को क्या कर सकता है, अम्ल को क्या करेगा ये, इसमें क्या कहा है, लाल से नीला कर देगा। तो एक है तो अनिल, अनिल आप याद रखेंगे, अनिल से क्या होगा, अ से अम्ल हो गया, और क्या कर दे रहा है, नीला टू कन्वर्ट रेड। अगर यह लिटमस पेपर किसी विलयन में डालें और नीला से वो लाल इंडिकेट हो जाए, नीला से क्या हो जाए, लाल हो जाए, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। नीला से लाल होगा तो अम्ल होगा। ये क्या कह रहा है, लाल से नीला हो जाए, नीला से लाल नहीं कहा है, अगर नीला से लाल कहा होता तब तो ये अम्ल होता, लेकिन ये कह रहा है लाल से नीला, तो यहाँ पे आसुत जल अम्ल, ये तो 2 ऑप्शन कट गए। अब कह रहा है कि लाल से नीला हो जाए तो क्या होगा, क्षार होगा। तो ये 2 चीज याद रखिएगा फैक्ट के रूप में कि जो लिटमस पेपर होता है वो अम्ल और क्षार की प्रकृति का पता लगाने के लिए इसका इसी से लिटमस पेपर से यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो लिटमस पेपर क्या करता है, अगर विलयन अम्लीय होगा तो क्या हो जाएगा, नीला से लाल हो जाएगा। जैसे अनिल नाम याद रखिएगा तो वैसे भी हो सकता है। तो अम्ल होगा तो नीला से लाल हो जाएगा, और क्षार होगा तो क्षार की पहचान क्या है, तो वह क्या कर देगा, लाल से नीला कर देगा। क्या कर देगा, लाल से नीला कर देगा। ठीक है, तो पहचान हो जाएगी क्षार है। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला क्या है, अगला प्रश्न है कि एक गैस है, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसको सही कर लीजिएगा, HCl है, मिसप्रिंट यहाँ पे आई हो गया है। ठीक है, ये HCl है। तो कह रहा है कि HCl में यानी हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है, शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलता, इसमें रंग नहीं बदल रहा है, इसका कारण क्या है, यानी नहीं नीला हो रहा है नहीं लाल हो रहा है, तो इसका मुख्य रूप से कारण क्या है, क्यों नहीं रंग बदल रहा है। उसका कारण यही है कि कोई H3O आयन प्लस आयन मौजूद नहीं होता है इसमें, और लिटमस पेपर केवल H3O आयन को ही उपस्थिति में, इसी आयन की उपस्थिति में ही रंग को बदलता है, ऐसे नहीं बदलता है, तो इसीलिए उसको उसमें रंग उसका नहीं बदलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला हाइड्रोकार्बन से कुछ प्रश्न है, उसको देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु यानी डबल बंडल होता है। देखिए मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने हुए हों, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने हुए हों उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल सी बात तो ये हो गई। अब ये जब बने होते हैं ना तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। अगर एक एक साझेदारी से बने होंगे तो सिंगल बंड, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनी होगी तो डबल बंड, अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अगर बने होंगे तो इसके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बंड लगता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, द्विक बंध, द्विक बंध के बारे में कह रहा है। तो द्विक बंध में क्या होता है, एल्कीन हो जाता है। द्विक बंध में क्या होता है, एल्कीन हो जाता है। अच्छा, अगर सिंगल बंध हो, एकल बंध हो तो क्या होता है, एकल में एल्केन होता है। एकल होता है ना,
एकल बंध तो एल्केन होता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन 4 गो, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया, ये आपने पढ़ा होगा। अब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये बॉन्ड बना लिया, ये बना सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। तो एकल बंध जो बना, अभी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, 1 है, तो 1 होता है तो क्या होता है, मेथ होता है, इसका नाम क्या हो गया, मेथ। लेकिन चूंकि सिंगल बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा, एल्केन। तो लास्ट में इसके क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो मेथ में हम क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जोड़ा जाता है। तो द्विबंध है तो क्या होगा, एल्कीन होगा, अगर एकल बंध होता तो क्या होता है, एल्केन होता। इसको याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एल्केन है एक सिंगल बॉन्ड वाला, एल्कीन है डबल बॉन्ड वाला, और एल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि क्या कह रहा है कि सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व है, यानी जितने भी जैव यौगिक पाए जाते हैं ना, उसमें कौन मुख्य रूप से तत्व अनिवार्यता पाया जाता है, तो जैव यौगिक जो होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन उसमें होता है। तो हाइड्रोकार्बन होता है तो 2 चीज तो जरूर पाया जाता होगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, ये दोनों का बंध तो जरूर पाया जाता होगा। तो हाइड्रोजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कार्बन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कार्बन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो जितने भी जैव पदार्थ हो कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, तो उसमें कार्बन तो अनिवार्यता पाया जाता है, हमने बताया ही है। आगे देखिए, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यानी कह रहा है कि कौन ऐसा इसमें यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, जो केरोसिन होता है ना, पहले कहा जाता था जो मिट्टी के तेल मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है, तो इस केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, बाकी सब में होता है, उपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कहाँ पे, केरोसिन में, इसको याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, केरोसिन मिट्टी का तेल जो होता है हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है, और ऑक्सीजन इसमें अनुपस्थित होता है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, सिगरेट का जो लाइटर होता है, जो सिगरेट जलाने के लिए, उस लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, कौन सी गैस, ब्यूटेन। और ब्यूटेन एलपीजी आप देखे होंगे ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, वहाँ पर भी होता है, लेकिन उसमें एक मेथिल मरकैप्टन नामक मेथिल मरकैप्टन भी मिला जाता है। उसका कारण ये है कि जो एलपीजी होता है उसका कोई गंध होता नहीं है, सिंपल सी बात है, उसका गंध नहीं होता है। तो मरकैप्टन इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो लीकेज हो तो वह जो है गंध निकले, तो उससे महसूस हो जाए कि हाँ यहाँ पे लीकेज है, ताकि खतरा जो है बचाया जा सके, महसूस हो जाए पहले तो अवेयर हो जाएगा और वो बच जाएगा खतरा, इसलिए उसमें मरकैप्टन मेथिल मरकैप्टन डाला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैसें होती हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मेथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ई सही होगा। ठीक है, ये सभी गैसें मुख्य रूप से होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें में जो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग के रूप में लेके जा रही हैं, गर्म होता है पृथ्वी जिसके उष्मा के कारण, तो वो कौन कौन गैसें हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, सारी गैसें हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ई सही था इसमें। कह रहा है बायोगैस है, बायोगैस में मुख्य अवयव किसका होता है, तो बायोगैस जो होता है उसमें कौन सा गैस होता है, कहाँ पे पाया जाता है, दलदलों में भी पाया जाता है, धान के खेतों में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो बताइए कौन सा होगा, मीथेन होगा। सूत्र क्या होता है, CH4। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एकल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो बायोगैस का निम्न में से कौन सा योग है, मीथेन है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न देखिए, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या। अब पहले तो देखना पड़ेगा आपको कि जो बेंजीन है वो पाई और सिग्मा बंध कितने पाए जाते हैं, तो पाई और सिग्मा बंध बेंजीन में कितने पाया जाता है, 12 पाया जाता है। 12 जो है सिग्मा बंध, सिग्मा का मतलब होता है कौन सा बंध, आपका एकल बंध, एकल बंध को सिग्मा बंध कहा जाता है, और पाई बंध कहा जाता है डबल बंध को, डबल बंध को पाई बंध कहा जाता है। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसकी संख्या, यानी पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है वो 3 होती है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 होती है बेंजीन में। इसका सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। ठीक है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर है इसका, इसको याद रखिएगा। कोयले का उपयोग होता है कहाँ में,
कहाँ पे होता है बताइए? जलाने में, खाने में, दीवार बनाने में, नाव बनाने में, कहाँ पर प्रयोग होता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कोयले का उपयोग कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? जलाने में होता है मुख्य रूप से, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो कोयले का उपयोग कहाँ किया जाता है? ईंधन के रूप में। कोयला का कितना, कार्बन का कितना अप्रूफ होता है? 2 अप्रूफ होता है। 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, ये 2 अप्रूफ होते हैं कार्बन के, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये रहा हम लोगों का पूरा, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो प्रश्न जो हम लोग छोड़ दिए थे उसको हमने कवर करा है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।